जो हमारा टॉपिक है टॉपिक, लेकिन इसको आप समझेंगे ना, एक ना पैराग्राफ गिवन होता है। पैराग्राफ के आगे उसने आपको 5 सवाल दिए होते हैं और हर सवाल के 4 नंबर होते हैं और 20 नंबर का आपने आंसर करना होता है। यानी सीएसएस और पीएमएस के अंदर 5 या 4 सवाल जो हमें गिवन है और वो कहता है जी इन सवालों के जवाब दो और 20 नंबर दे दूंगा या 20 में से जितने भी देने हैं दे दूंगा। तो 20 नंबर के लिए हमें 4 लाइनें लिखने के लिए कहा जाता है, 4 जुमले, 4-5 जुमले। तो उसको हम कितने नंबरों के लिए कंप्लीट कर रहे होते हैं? 20 मार्क्स के लिए। और यही हमने जब कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना होता है तो हम 10-10 सफ़े लिख रहे होते हैं 20 नंबरों के लिए। आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है कि जी ये हमें अगर 5 सवाल हैं और 4 नंबर हैं, 4 नंबर के लिए बाज़ वक़्त एक लाइन लिखें तो वो आपको 4 नंबर के लिए सिर्फ एक लाइन लिखने के लिए कह रहा है। सवाल ये है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है सिर्फ एक लाइन लिखो, ये 4 नंबर की है। ये अजीब सी बात नहीं है? हमारे जहनों में सवाल आता है कि जब हमने डिस्क्रिप्टिव सवाल करना होता है 20 नंबर का, तो 20 नंबर के सवाल के लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे होते हैं? 8 और 10-10 सफ़े लिख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमें कहता है कि आप सिर्फ मुझे 1 या 2 लाइनें लिख के दो, वो करेक्ट लिखो और उसके 4 नंबर है। तो उसकी एक वजह, ये जो कंप्रीहेंशन और प्रेसी का सवाल होता है ना, ये समझ बूझ का सवाल होता है। इसमें वो चेक करना चाह रहा होता है कि ये जो शख्स पेपर देने जा रहा है तो इस बंदे को इसकी कोई समझ बूझ भी है या नहीं है। वो ये नहीं देखना चाहता कि इसके पास नॉलेज कितना है। कंप्रीहेंशन का सवाल नॉलेज का सवाल नहीं है, कंप्रीहेंशन का सवाल समझ बूझ का सवाल है। जब हम कहते हैं ना समझ बूझ, तो इससे मुराद ये होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक कमांड दी जाए तो उस कमांड को समझ के उस पर अमल कर लेंगे। मसलन एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एएसपी लगा दिया था सीएसएस करके, डीपीओ साहब जो है ना वो कहते हैं कि फलां जगह पे एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, तो ऐसा करो, वो लोग आ रहे हैं रैली की शक्ल में, तो फट्टे चुक दो। आप क्या करोगे? फट्टे चुकन का ऑर्डर आ गया, फट्टे चुकन का मतलब है कि उन्होंने लेतरा मारो, उन्होंने जरा लाठी चार्ज करो, उनको छितर छितर मार के भगाओ। लेकिन आप कहो जी फट्टे चुकने का ऑर्डर है, तो रस्ते में जितने जितने फट्टे पड़े हुए हैं लोगों के, उनको उठा के साइड पे कर दो ताकि रैली अच्छी गुजर जाए। ये समझ बूझ का इम्तहान है कंप्रीहेंशन ना। इसके अंदर आपका नॉलेज जो होता है वो टेस्ट नहीं हो रहा, नॉलेज नहीं है इसका, ये समझ बूझ का। अगर उसने ओरिजिनल पैराग्राफ में कहा है कि सूरज मगरब से निकलता है और नीचे सवाल कर देता है कि सूरज कहाँ से निकलता है, तो आपने यही कहना है सूरज मगरिब से निकलता है। इतनी ऑब्वियस चीज मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो कंप्रीहेंशन का सवाल है इसके अंदर आप लोग अपनी, अगेन प्रेसी की तरह, अपनी तरफ से कोई नई बात ऐड नहीं कर सकते हैं। आप बाउंड हैं कि जो इंफॉर्मेशन विद इन पैसेज गिवन है उसी को आपने क्या करना है, वो बयान करना है। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। आपको पता है, वो कहता है जी पाकिस्तान 16 अगस्त 1947 को बना था। अब हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था, लेकिन आपसे नीचे पूछ लेता है पाकिस्तान कब बना है, तो आपने आंसर 16 अगस्त ही करना है। अपनी तरफ से आपको पता हो कि उसने जो बात लिखी है वो गलत है, फिर भी आपने वही कहना है जो ओरिजिनल पैरे में है। ठीक है? इसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं। नंबर 1, जवाब मुकम्मल जुमलों की शक्ल में हो। प्रेसी में जो पहली चीज है कि जो आपका जवाब है वो मुकम्मल सेंटेंसेस की शक्ल में होना चाहिए। ठीक है? अब मुझसे कहता है डू यू एग्री दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो आपने सिंपल यस आंसर नहीं करना, आपने कहना है यस इट इज एग्रीड दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। पूरा सेंटेंस लिखना है। पहली गलती क्या करते हैं हम लोग, जब इंग्लिश के अंदर पीएमएस में, सीएसएस में कंप्रीहेंशन का सवाल करने लगते हैं तो हम उसका जवाब 1-2 लफ्जों में देने की कोशिश करते हैं।
आपने पूरा पूरा जुमले की शक्ल में लिखना है कि एक जुमला पढ़ के दोबारा हमें कोई चीज ना हो करनी पड़े। नंबर 2, दूसरी बात है अपने अल्फाज में जवाब देना। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो एक क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही पैराग्राफ में सीधा सीधा पड़ा होता है। हम क्या करते हैं, ऊपर से ही वो अल्फाज कॉपी पेस्ट करते हैं, नीचे लिख देते हैं। नहीं, आप अल्फाज ऊपर वाले ही पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन उसको इलेबोरेट अपने लफ्जों में करेंगे। यू कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट द वर्ड्स फ्रॉम ओरिजिनल पैराग्राफ। आप नहीं कॉपी कर सकते। अभी आ जाएगी 5 मिनट में। आप ओरिजिनल पैराग्राफ से वो नहीं कर सकते। ये खोलना जरा, रोशनी आ जाए। अपने अल्फाज में जवाब देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने वर्ड्स में आंसर करना है आप लोगों ने। आप लोग उसके जो गिवन है यहाँ पे आपके पास, जो ओरिजिनल पैराग्राफ है, आपने उसमें से नहीं करना। आपने एग्जैक्ट अपने अल्फाज लिखने हैं। यू आर नॉट सपोज टू कॉपी एंड पेस्ट आंसर। नंबर 3, जो पूछा है उसका जवाब देना। मैं अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपको पता चलेगा कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये रेलिवेंट नहीं है। जो पूछा है उसका जवाब देना। बाज़-औक़ात कहता है कि जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ, जैसे ही सूरज ढला, तो असलम घर वापस आ गया। अब नीचे वो सवाल करता है कि असलम घर क्यों वापस आया। ऊपर उसने ओरिजिनल पैरे में कहा था जैसे ही सूरज ढला तब वापस आया। तो जी जैसे और क्यों, ये आंसर नहीं बन सकता, इनका आपस में लिंक नहीं बनता। हम कहेंगे कि असलम घर आया क्योंकि वो उस टाइम पे घर आता था, या उसे पता चला अंधेरा हो रहा है। तो यानी आपने ये याद रखना है कि व्हाट से सवाल स्टार्ट हो रहा हो तो उसका जवाब कैसे करना है, वाई से स्टार्ट हो रहा हो तो कैसे करना है, हाउ से स्टार्ट हो रहा हो तो कैसे करना है, डू से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो तो उसको कैसे आंसर करना है। ये जो हाउ, डू, व्हाट या डब्ल्यू फैमिली के जितने अल्फाज हैं, हर लफ्ज की अपनी एक खास किस्म की वो है, एक एक्सप्लेनेशन होती है। नंबर 4, कंप्रीहेंशन के अंदर जितना पूछा है उतना जवाब देना। ये अक्सर मसला होता है। हम लोग कहते हैं यार 4 नंबर का सवाल है कंप्रीहेंशन का, इसका जवाब तो एक लाइन का बन रहा है, तो मुझे वो 4 के 4 नंबर तो नहीं देगा इसमें से। तो वो चाह ये रहा होता है कि इस बंदे को पता हो कि एक लाइन में कैसे आंसर करना। लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि यार जवाब एक लाइन का तो छोटा सा बना है, 4 नंबर का सवाल है तो मैं 2-3 लाइनें और ऐड कर। ये नहीं, जितना पूछा है उतना जवाब देना। अगर एक लाइन में जवाब बन रहा है तो एक लाइन में देना। ये नहीं कि आप सोचेंगे जी 4 नंबर या 5 नंबर का सवाल है तो मैं 2-3 लाइनें और ऐड कर दूं। ये नहीं करना। जितना पूछा है उतना जवाब देना। ये जो मैंने कहा जो पूछा है सिर्फ उतना जवाब देना, सिर्फ उसका जवाब देना। बाजुकात उसने पैराग्राफ के अंदर कुछ अल्फाज अंडरलाइन किए हुए होते हैं और वो उनका मतलब पूछता। पैराग्राफ के अंदर उसने कुछ अल्फाज अंडरलाइन किए होते हैं, तो जो उसके मानी पूछ लेता है। मानी एक किसी भी लफ्ज के 2 तरह के होते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको लफ्ज बताता हूँ, स्कूल है फॉर एग्जांपल। अब ये जो स्कूल लफ्ज है इसके 2 मतलब हैं। एक वो है जिसे हम बिल्डिंग कहते हैं, जिसमें हम पढ़ने जाते हैं, एक वो है। एक मछलियों का जो ग्रुप होता है वो स्कूल होता है। अब उसने मछलियों के ग्रुप वाला पैराग्राफ दे दिया और उसमें वो कहता है कि जी स्कूल ये चीज होती है। समझ आई बात की? तो आपने नीचे स्कूल को जब डिफाइन करना है, उसका मीनिंग देना है, तो आपने लिखना है ग्रुप ऑफ फिश। आप ये नहीं लिखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो आप ग्रुप ऑफ फिश नहीं लिखेंगे। जो पैराग्राफ में सेंस बन रही है वो मानी देना होता है। आपने लफ्जी मानी नहीं देना होता। मानी पैराग्राफ की सेंस के मुताबिक लिखने हैं।
जो सवाल पूछे जाते हैं कंप्रीहेंशन में, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिकॉल क्वेश्चन और दूसरे होते हैं इन्फरेंशियल क्वेश्चंस। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, इसमें ये जो फाइल आपको मैंने ग्रुप में भेजी है, तो उसमें वो सिंपली पूछ लेता है कि जी जो ब्राइड थी उसके साथ कौन था। तो ये रिकॉल क्वेश्चन है, उसके साथ कौन था जी, ब्राइडमेड थी और ब्राइडल ट्रेन थी। ठीक है जी। और इन्फरेंशियल क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि ब्राइड का जो बाप था वो उससे क्यों नाराज हो गया, तो उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं दिया होगा कि क्यों नाराज हुआ। या मसलन वो कहता है जी ब्राइड के जो चचा थे वो क्यों शादी छोड़ के चले गए, तो उसका एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा उसमें से। तो पैराग्राफ पढ़ के उसकी सेंस के मुताबिक आंसर करना। सो ये जो इन्फरेंशियल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे होते हैं किस तरह से कि बॉडी के जो आपका पैराग्राफ है, जो आपको क्वेश्चन का पैसेज गिवन है, उसी पैसेज के मुताबिक आंसर करना है। आप वहां पे अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं कर सकते। मजीद इस पे हम एक एक्सरसाइज करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। ये हमारी प्रेसी राइटिंग है। फिर इन्फरेंशियल क्वेश्चन होता है जिसका जिसका जवाब सीधा सीधा मौजूद नहीं होता, तो फिर वो आपको उसमें से निकालना पड़ता है पैराग्राफ में से। ये हम अभी प्रैक्टिस करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। सुन लें जी, ये मैंने फाइल भी भेज दिया ग्रुप में, देख लें। जिसके पास नहीं है ओपन कर ले उसे, जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही। कहते जी कंप्रीहेंशन सिंपली मींस अंडरस्टैंडिंग। अभी आपको ये बात बताई कि कंप्रीहेंशन का जो सवाल है ये समझ बूझ का इम्तहान है। It is success at accessing the writer or speaker's thoughts from a written or spoken text। कि जो राइटर है उसने जो लिखा है उसमें से उसके थॉट को समझना है, आपने अपना नॉलेज इनकलकेट नहीं करना। फिर लिखता है इट शुड बी नोटेड दैट comprehension goes beyond just the ability to answer questions on a written passage correctly। कहते हैं कंप्रीहेंशन सिर्फ ये नहीं है कि आप करेक्ट आंसर करें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर वो ओरिजिनल पैरे में कहता है कि सूरज मगरब से निकलता है, तो आपने जवाब में भी यही कहना है कि सूरज मगरब से निकलता है। आप वहां पे अपना नॉलेज शामिल नहीं करेंगे जी सूरज मशरक से निकलता है। बात समझ आ गई है? इसमें सिर्फ आपने वही बात करनी है जो पैराग्राफ में गिवन है। अपनी तरफ से अपनी नॉलेज को इनकलकेट आप नहीं कर सकते, जैसे प्रेसी में कल कहा था। प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, अभी मैंने उर्दू में बताए हैं, इसको हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल्स आर, ये सेंटेंस देखो जो इसने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 2 पे। कहता है व्हेन अब्दुल्ला रियलाइज दैट इट वाज गेटिंग डार्क ही रैन बैक होम। ये हमें उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ये समझ लें हमारा पैराग्राफ है। पेज नंबर 3 पे, 3 पेज है ना। कहता है व्हेन अब्दुल्ला रियलाइज दैट इट वाज गेटिंग डार्क ही रैन बैक होम। वो घर वापस दौड़ गया। नीचे अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है व्हाई डिड अब्दुल्ला रन बैक होम। आंसर नहीं पढ़ना, मुझे बताएं क्या क्यों वो घर भागा। सिर्फ आप ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको देख सकते हैं, नीचे आप पैराग्राफ ना पढ़ें। अब्दुल्ला घर क्यों भागा, पूरा पूरा सेंटेंस बताएं मुझे। मैंने आपको पहले बताया कि जवाब मुकम्मल जुमले की शक्ल में होना चाहिए। गलत, गलत। और इट वाज गेटिंग डार्क और गलत। मुमकिन है कि वो उसकी अम्मी ने कहा होगा इस टाइम पे वापस आना है, उसे डरना लगता हूँ देर से। क्यों भागा घर की तरफ वो, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। कहते हैं व्हेन एड रियलाइज दैट इट वाज गेटिंग डार्क ही रैन बैक होम। फिर सवाल ये है कि व्हाई डिड एड रन बैक होम। ये कोई कह रहा है कि जी इसलिए दौड़ा
क्योंकि उसे लेट हो रहा था। लेट का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। He used to go home at night when he realized। ये जिसने when he realized का है तो इसने तो आंसर कोई नहीं किया। when की तो बात ही नहीं हो रही, why की बात हो रही है सवाल में। डार्कनेस से डर लगता था। कहाँ लिखा डर लगता है? हो सकता है उसने घर जाना उस टाइम पे। सेंटेंस ही है कि when Abdullah realized that it was getting dark। किसी को भी नहीं आया, मैं बताता हूँ इसको। देखो जब कहते हैं ना वाई, जब वो लफ्ज कहता है वाई, ये रूटीन वाली बात भी कहीं नहीं लिखी हुई पैराग्राफ में। नो। अब यहाँ पे एक बंदे ने थोड़ा सा इसकी तरफ गौर किया है। ये किसी ने कहा है कि रीजन इज नॉट मेंशन्ड। ये सना आशिक ने कहा है because it was routine when realized get he used to go home at night। no nothing। अब देखो सुनो सुनो, when Aid realized that it was getting dark he ran back home। इसमें वो अंधेरे की वजह से भाग गया घर की तरफ या रियलाइजेशन की वजह से भाग गया? ठीक है, किसकी वजह से भाग गया? रियलाइजेशन की वजह से। तो इसका आंसर ये होगा Aid ran back home because of the realization that was getting dark। रियलाइजेशन पे जोर पड़ेगा यहाँ। रियलाइजेशन की वजह से भाग गया। वो रियलाइजेशन किसी भी वजह से हो, रूटीन की वजह से हो, डर की वजह से हो, वो किसी काम की वजह से हो, असल यहाँ पे रीजन क्या है? रियलाइजेशन है। अब जिस बंदे ने एग्जैक्ट उठा के यही जुमला लिख दिया व्हेन अब्दुल्ला रियलाइज दैट इट वाज गेटिंग डार्क ही रैन बैक होम, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें जोर किस चीज पे है? वाई, वजह पूछी है। और वजह क्या है? रियलाइजेशन है। अगर उसको रियलाइज ना होता तो जितना मर्जी अंधेरा हो जाता वापस ना जाता। ये बात सबको समझ आ गई है? तो यहाँ पे आंसर था हमारा रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब्दुल्ला या एड रियलाइज, अब्दुल्ला रैन बैक होम बिकॉज। जो भी वाई से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसके आंसर में बिकॉज आएगा। बिकॉज के बगैर वो आंसर इनकम्प्लीट होगा। बिकॉज ही रियलाइज दैट वाज गेटिंग डार्क, रियलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे हमारे क्या समझ में आया हमें कि हम लोग सवाल को समझा ही नहीं है। तो यहाँ पे मौजूद है आंसर। किसने लिखा था कि ये रीजन मेंशन नहीं है? रीजन मेंशन्ड है, रियलाइजेशन इज द रीजन। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जी मेक श्योर दैट देयर इज नो ग्रामेटिकल और एक्सप्रेशन एरर इन योर आंसर। ये आपको पता ही है। तीसरा पॉइंट पढ़ें अब, ठीक है। बिकॉज ही रियलाइज दैट इट वाज गेटिंग डार्क, या दैट वाज, इट को दैट में चेंज कर देंगे। तीसरे नंबर पे देखो उसने तीसरा पॉइंट बताया, avoid mindless wholesale lifting of a sentence that contains elements of the required answer from the passage। ये जो मैंने आपको तीसरे नंबर पे बताया था, तीसरे नंबर पे बताया था, चौथे नंबर पे, कि जितना पूछा है उतना जवाब देना। अक्सर लोग क्या करते हैं, पूरा जुमला उठाते हैं पैराग्राफ का और उसको वहां पे लिख देते हैं। ये देखो जरा, कहता है व्हेन इट वाज टाइम टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन, जब इम्तहान शुरू होने का वक्त करीब आया, साइमा मूव क्लोजर टू बहादुर, ये साइमा जो है बहादुर के नजदीक हो गई। बिकॉज शी वांटेड टू कॉपी द लेटर्स वर्क, क्योंकि वो दूसरे के काम की नकल करना चाहती थी। एज शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सरसाइज। अब ये हमारे पास यहाँ पे पैसेज है। जब इम्तहान स्टार्ट हुआ, साइमा बहादुर के नजदीक चली गई। क्यों? क्योंकि वो उसके काम की कॉपी करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपना होमवर्क या एक्सरसाइज तैयार नहीं की थी। अब नीचे सवाल है, व्हाई डिड साइमा मूव क्लोजर टू बियो? क्यों उसके नजदीक गई? Saima moved closer to Boy because she wanted to copy his work. और and she had not prepared her exercise. और She wasn't prepared and was dependent on the other person. She wasn't prepared.
and find it, मतलब उसे जरूर महसूस हुई कि पास करने के लिए उसको। और हाँ जी भाई, आंसर दें इस सवाल का कि साइमा जो है वो बेओ के क्लोजर क्यों हो गई? अच्छा, गलत। और बताएं। कॉपी करने के लिए। सिंपल सी बात है, कॉपी करने के लिए। कॉपी क्यों करना चाहती थी ये नहीं पूछा उसने, वो नजदीक क्यों हुई ये पूछा। ये ऊपर उसने बात की है। देखो ये सारे लोग यही कर रहे हैं। इसमें सिंपल जवाब है कि कॉपी करने के लिए। ऊपर उसने जो हमें कमांड दी है ना, उसने क्या कहा है, अवॉइड माइंडलेस होलसेल लिफ्टिंग ऑफ सेंटेंस। ये होलसेल लिफ्टिंग ऑफ सेंटेंस नहीं करनी है आपने, सिंपल टू दी पॉइंट आंसर करना है। वो उसके नजदीक क्यों हुई? क्योंकि वो कॉपी करना चाहती थी। ये नहीं पूछा कि क्यों कॉपी करना चाहती थी, उसने ये पूछा क्यों नजदीक हुई। बस कॉपी करना चाहती थी, इतनी बात खत्म हो गई। ठीक है जी, इतनी सी बात है सिर्फ। गलती कहाँ होती है, हम कहते हैं जैसे मलिक साहब ने कहा कि वो कॉपी करना चाहती थी क्योंकि उसने काम तैयार नहीं किया था। नो, सिंपली इसका आंसर है कि वो क्यों नजदीक हुई, क्योंकि वो कॉपी करना चाहती थी। दैट्स इट, खत्म। हाँ कॉल। देखो इसने नीचे आंसर भी किया। To answer this question, the above question, she wanted to copy the letters work is the only relevant part. So whoever lifts the whole sentence from when it was to prepared for the exercise has displayed gross ignorance of what comprehension means and automatically loses the marks at stake. मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने पूरे का पूरा जुमला उठा दिया तो। हमें क्या करना है, सिर्फ जो रेलिवेंट जवाब है, पंजाबी च तुहानू पहले भी दसिया कि जिन्ना पूछे ओना जवाब देना। जिवें फौजियां का नहीं हुंदा, वो फौजी मेरा एक दोस्त था मेजर, ही वाज टेलिंग मी, चाय पीने लगे ना तो उसका वो आया नीचे, बंदा आया तो उसे कहता है इसमें एक कप, वो उसको ऑर्डर क्या दे रहा है, इस कप के अंदर एक कप शक्कर डाल के चम्मच से हिलाओ। पूरा उसको जुमला उसने बोला जो उसका बटमैन था। तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा इसको नहीं पता कि एक चम्मच सिंपल का हो तो ये। कहता है कई दफा ऐसा होता है, हम कहते हैं एक चम्मच तो ये एक चम्मच ला के रख देते हैं। हम कहते हैं एक चम्मच शक्कर डाल दो या चीनी डाल दो, तो एक चम्मच शक्कर या चीनी डाल देते हैं, हिलाते नहीं है। ठीक है, ऊपर से हमें फीकी लगती है, एंड में जाके मीठी हो जाती है। तो जैसे वो फौजियों का स्टाइल होता है ना, जितनी बात पूछी है उतना जवाब देते हैं। तो कंप्रीहेंशन में आपको फौजी बनना, जितनी गल पूछी है उतना जवाब देना। समझ आ गई है? अब देखो इसने जो पॉसिबल आंसर दिए हैं, साइमा मूव्ड क्लोजर टू बेओ इन ऑर्डर टू बी एबल टू कॉपी द लेटर्स वर्क। हो गया। शी वांटेड टू कॉपी बेओस वर्क, ये भी ठीक है। शी मूव्ड क्लोजर टू हिम बिकॉज शी वांटेड टू कॉपी हिज वर्क, ये भी ठीक है। देखो रहा सिर्फ कॉपी पे है और पूरा जुमला आपने लिखना। ये पॉइंट समझ आ गया सबको कि जिन्नी गल पूछी है उन्ना जवाब देना है, इधर उधर दी गल्लां नहीं देना, सिर्फ रेलिवेंट आंसर करना। चौथा पॉइंट देखो, ये जुमला पढ़ो। कहता जी उसामा फादर्स मैनी इंडिजिनेट स्टूडेंट्स इन द क्लास। उसामा फादर्स मैनी इंडिजिनेट स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या मतलब है इसका? इसमें फादर्स लफ्ज को उसने अंडरलाइन किया। फादर का मतलब क्या होता है? फादर का मतलब बाप होता है। और और ठीक है, परवरिश करना, गाइड करना, ये वो। इसमें देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, फादर इज अ नाउन, लेकिन यहां पे फादर बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ। फादर वैसे नाउन है लेकिन यहाँ पे बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है जो काम अब्बा जी के करने के होते हैं उन कामों के लिए लफ्ज फादर होता है। हम जैसे दोस्त आपस में बैठते हैं, एक बंदा अगर दूसरे को समझाए तो वो आगे से क्या कहता है, तू प्यो ना बन, तो अब्बा ना बन, कहते हैं ना। या कोई खातून समझाएंगे तो तू बहुत ही माँ ना बन। ये क्या होता है कि माँ का काम समझाना होता है, माँ का काम परवरिश करना होता है, माँ का काम वो गाइड करना होता है, माँ का काम लुक आफ्टर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ फादर से मुराद यही सारे काम है।
ठीक है, सबक सिखाने में कहते हैं स्कूलिंग। हाँ, जैसे हम सबक सिखाने में कहते हैं कि ही वाज स्कूल्ड बाय द बिग बॉयज, तो स्कूल लफ्ज जो है उसको जब वर्ब बनाया तो वो सबक सिखाने पे आ गया। ये बात समझ आ गई सबको? जो मैंने अभी बताया था कि मानी जब आपने लिखने हैं तो पैराग्राफ की जुमले की सेंस के मुताबिक लिखने हैं, आपने उसके लफ्जी माने नहीं लिखने। तो यहाँ फादर से मुराद क्या हो जाएगा? सेव्स हो सकता है, केप्ट हो सकता है, कोई और वर्ड हो सकता है, इस तरह के वर्ड्स। नेक्स्ट पांचवा इसमें क्या पूछा जा सकता है? वो ये होता है कि किसी भी वर्ड क्लास को, किसी फ्रेज को या क्लॉज को, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गई ये बात। ये देखो, ये सेंटेंस है, द बॉयज इन द हॉल आर फाइटिंग। द बॉयज इन द हॉल आर फाइटिंग, और नीचे लिखा है द बॉयज आर फाइटिंग इन द हॉल। ये दो सेंटेंसेस हैं। आम जो समझने वाला इंसान है वो इनका एक ही मतलब समझेगा। द बॉयज इन द हॉल आर फाइटिंग, द बॉयज आर फाइटिंग इन द हॉल। द बॉयज इन द हॉल आर फाइटिंग में ऊपर जो इन द हॉल है और जो नीचे इन द हॉल है, दोनों को अंडरलाइन किया है इसने, और पूछता है कि ये ग्रामेटिकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इन द हॉल पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है 8 है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो अब यहाँ पे इन दी हॉल जो है ये या तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब। तो जो पहला जुमला आपने पढ़ा था बॉयज इन दी हॉल, यहाँ पे इन दी हॉल किसको मीनिंग दे रहा है, बॉयज को या फाइटिंग को? बॉयज को। और जो चीज नाउन को मीनिंग दे वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। और नीचे वाले में इन दी हॉल किसको मीनिंग दे रहा है? फाइटिंग को। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि नंबर 1 पे फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और जो सेकंड वाला है वो एडवर्ब है। ये अक्सर होता है पेपर के अंदर, हमने देखा इन दी हॉल, तो हॉल इन दी हॉल को देखा या जैसे वर्ड देखा तो हमें समझ नहीं लगती, हम गलत करके आते हैं। ये एफपीएससी पीपीएससी के पेपरों में वन पेपर जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें भी आ रहा होता है। जैसे ऊपर फादर्स लफ्ज था तो फादर को देख के सारे कहेंगे नाउन, लेकिन एक्चुअली दैट वाज अ वर्ब। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये लफ्जों को देख के आप अंदाजा नहीं लगाते कि ये क्या है, आप सेंटेंस के अंदर उसकी पोजीशन को देख के अंदाजा लगाते हो कि ये क्या एक्शन कर रहा है, उसके मुताबिक ये पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा। समझ आ गई सबकी ये बात? सवालों की मैंने आपको बताया 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं रिकॉल क्वेश्चन। रिकॉल क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? ऐसा क्वेश्चन जो सिंपली सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन होता है। और कुछ होते हैं इन्फरेंशियल क्वेश्चन जिसमें आपको एग्जैक्ट वो मतलब नहीं मिल रहा होता, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा होता, तो फिर आपने 2-3 जुमले पढ़ के उसमें से सेंस निकालनी होती है और फिर उस सेंस के मुताबिक आंसर करना होता है। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं इसकी। आ जाओ। आबिद कालनी सर। ओके ठीक। एक्सरसाइज पे हैं, पेज नंबर 8 की आखिरी 2 लाइनें देखें। 8 नंबर पेज की आखिरी 2 लाइनें पढ़ो जरा। कहता है जी, ऑन अराइवल एट द चर्च प्रीमिसेस इन कंपनी ऑफ माय चीफ ब्राइड्समेड
and the bridal train in a convoy of dazzling cars, comma. I quickly stepped out and moved towards my parents. मैं जल्दी से बाहर निकली और अपने वालिदैन की तरफ बढ़ी. Who had been waiting impatiently for quite some time. जो पिछले कुछ वक्त से बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे. My father, a time conscious freak, जो के टाइम कॉन्शियस फ्रीक थे, that he is, जो कि वो हैं भी सही, had been disturbed by the delay. उसने बताया कि मेरे बाप क्यों डिस्टर्ब थे, डिले की वजह से, क्योंकि वो टाइम के बहुत ज्यादा पाबंद है. I saw his look of annoyance and apprehension replaced by that of happiness as my convoy entered. कि उसकी जो गुस्से वाली और फ्रस्ट्रेशन वाली, अनायंस वाली जो एक्सप्रेशन थे फेस, वो चेंज हो गए जब मैं एंटर हुई. तो मुझे देख के किस में चेंज हो गए? हैप्पीनेस में. He had started walking towards me when he shot a look at my almost bare breasts. यानी वो बेहंगम सा चवल सा लिबास पहना था उसने, तो जब उसने मेरी उस कपड़ों को देखा तो उस बंदे ने क्या कर लिया, वो जब मेरी तरफ यानी खुशी से बढ़ रहा था, एकदम से उसकी नजर पड़ी मेरी ड्रेसिंग पे. Another quick look downward, और फिर उसने नीचे की तरफ देखा. He saw that my gown was 7 inches above the knees. कि मेरा जो गाउन था वो मेरे नीज किसे कहते हैं, घुटने को, उससे क्या था, 7 inches above the knees. यानी लंबा मैंने कोट नहीं पहना था, कोट भी शर्ट टाइप पहना हुआ था, छोटा सा इसका. द एम्बेरसमेंट पर ये शर्मिंदगी, फ्यूरी गुस्सा, क्वेश्चन सवाल, एंड कंडेमनेशन और मुजम्मत, रिटन ऑन हिज फेस वर अनमिस्टेकेबल. कि वो कोई भी बंदा पहचान सकता था. एज ही स्टॉप्ड अब्रप्टली एंड गेप्ड एट मी. कि वो एकदम से रुका और उसने मेरी तरफ देखा. आई वॉज टेरिफाइड बाय हिज फेरी लुक. मैं उसकी डराने वाली नजर से डर गई. एट द सेम टाइम, उसी वक्त, आई वॉज अम्यूज्ड. मैनू बड़ा स्वाद आया. बिकॉज आई थॉट दैट आई हैड वन द डे. क्योंकि मैनू लगा कि मैं अज जित गई हाँ. प्यो जिहड़ा मेरे उत्ते डिफरेंट पाबंदियां लांदा सी, तो मैं अज जित गई हाँ. किवें? आई हैड द इल्यूजन, मुझे ये वहम था, दैट माई फादर्स हैंड वर टाइड, कि मेरे अब्बे दे हाथ बन्ने हुए ने, एंड देयर वाज नथिंग ही कुड डू अबाउट द सिचुएशन. कि अज ते वो कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. कहते कि मैं अब्बे का गुस्सा वेख्या, लेकिन मैंने स्वाद बड़ा आया कि अज अब्बा मेरा, अज ते मेरा ब्याह है, की कर सकता अब्बा. फिर क्या हुआ? फिर कहती बट अ लॉस, लेकिन अफसोस, आई वॉज मिस्टेकन, मैं गलत थी. माई फादर पोक्ड the first finger of his left hand at me in his habitual way of showing that a person is not worthy of his right hand. मेरे अब्बे ने मेरे वाल की कीता, खब्बे हाथ दी उंगली चुक के इशारा कीता, साथ में ये बता दिया कि तू मेरे सज्जे हाथ दे उठान दे भी काबिल नहीं है. He growled, वो गुर्राया. सॉरी, ये कहाँ पे थे हम? अच्छा. If you think I can identify with you dressed like a harlot, कहता कि अगर तेनू लगता है कि मैं इस बेहूदगी वाले लिबास दे विच तेनू अपनी पहचान देंगा, you must be beside yourself. तू अपने नाल ही रह, यानी कि मैं तेरे नाल नहीं खलोंदा. With that, इसके साथ, he went to his car without looking back and drove off. कि वो अपनी कार की तरफ गया, पिछे मुड़ के नहीं वेख्या, ते गड्डी चला के चला गया गुस्से च. ठीक हो गया. अब्बा जी ने सरप्राइज देता. My mother, who had caught up with him, was beside him while addressing me. मेरी माँ जो थी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ. Was transfixed. उसਨੂੰ समझ नहीं सी आ रही कि मैं बंदे वाल जावां अपने वाल या धी वाल जावां. Transfixed का मतलब होता है दरमियान विच होना. Trans between, fix यानी ये सारा कुछ. She had known her husband too well to try to persuade him against his stern decision. कि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. In our dejection,
इस साडी इस हालत दे विच we both began to make frantic effort to get somebody to stand in for my father. अब हमारे दिल में ये ख्वाहिश थी कि कोई बंदा दरमियान में ऐसा खड़ा हो जाए जो हमारे यहाँ पे फादर का किरदार अदा कर ले, चाचों में से, तायों में से, कोई और कजन्स में से बड़ा कजन आ जाए, वो क्या करे, बाप का रोल प्ले करे. बट नो मैन वाज रेडी टू डू सो. लेकिन कोई बंदा ये काम करने तैयार नहीं सी. But no man was ready to do so. Some of my uncles, कुछ मेरे चचा या मामे, had left with my angry father. वो मेरे अब्बे के साथ ही चले गए थे. The few that remained behind were either full of indignation or afraid of what my father would say. या तो वो indignation का शिकार हुए थे या इस गल तो डरे हुए थे कि मेरा अब्बा की कहेगा. अब यहाँ क्वेश्चन है, शुड दे वॉलंटियर टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी, कि वो आगे बढ़ के बाप वाला प्यार दें इस बच्ची को, लेकिन बच्ची भी तो चवल है ना. ऑल दिस वाइल a crowd of people had started milling around us, कि लोगों दा वो क्राउड साढ़े गिर जमा होना शुरू हो गया. while some youthful men as well as some unscrupulous randy oldies were feasting their eyes hungrily on my largely exposed luscious body and those of my shameless entourage. Many others were indignant at the unprecedented show of impudence. यानी कि उसके जो लिबास था उसके ऊपर यंग लोग तो पूंडी कर ही रहे थे, ठरक झाड़ ही रहे थे. बाबे जो थे ना वो भी इसी काम में मशगूल थे. कुछ थिंग्स हैपेंड फास्ट, चीजें जल्दी जल्दी हो गई. द सर्विस इवेंचुअली स्टार्टेड. सर्विस कहते हैं जो चर्च के अंदर रिचुअल होती है, उसको जो प्रोसेस होता है उसको सर्विस कहते हैं. द सर्विस इवेंचुअली स्टार्टेड. इट वाज टाइम फॉर ब्राइड एंड द ब्राइडल ट्रेन्स प्रोसेशन, कि अब जो ब्राइड है वो आएगी और साथ में उसके जो ब्राइडल ट्रेन जिवें साडे सरबाला नहीं हुंदा मुंडियां दे नाल, इंज अंग्रेज़ां दे विच एक खातून दे नाल ओदी ब्राइडल ट्रेन हुंदी, सरबाली हुंदी है, शहबाली जिन्हों कहीदा सी. We had scarcely sat down when the head of the officiating ministers, obviously furious and astonished, stood up. We had scarcely sat down. हम अभी बैठे ही थे कि when the head of the officiating ministers कौन से लोग होते हैं, दुल्हे के साथ जो लोग आए हुए होंगे या फिर जो वो फादर होंगे, पादरी होंगे, उसके कुछ लोग हो सकते हैं. He ordered us to stand up. उसने उन्हें सानू क्या, खड़े हो जाओ. He then rained fire and brimstones of condemnation on us for our gross indecency. फिर उन्हें मौलवी साहब जिहड़े उन्हां दे मौलवी साहब सी, उन्हें भी साडे उत्ते सही लान तान कीती. To cap it all, इस सब को ढकने के लिए he decreed that bridal train members and I go and cover our bodies properly before he could perform any solemnization rite. इससे पहले कि वो कोई मुकद्दस काम कर सके तो क्या करो, जाके अपने जिस्म नू ढक के आओ. We had to borrow scarves and headgears from some of our sympathetic guests to cover the nakedness with which we had hoped to oppress them. Basically, especially the male folk among them. कि वो जो सारे कुछ थे ना. फिर नीचे वो कहता है, अब उसकी वो गुफ्तगू है, वो जो मौलवी है उनका, वो जो निकाह पढ़ा रहा है, ये उसके निकाह के अल्फाज हैं. I am servant of the living God, a steward God's manifold grace, in constant consciousness of this. छोड़ो इसको. There was interjection of oh, oops, yes, right, and so on in the audience. Did I weep on that unforgettable day? क्या मैं उस दिन रोई भी? ये अब पैराग्राफ है. अब इसके क्वेश्चंस देखो. क्वेश्चन देखो अब इसके. कहता है who accompanied the narrator to the church premises? सीधा सीधा जवाब है, कौन? ब्राइडल ट्रेन और वो क्या नाम था उसका, कॉन्वॉय के अंदर कौन कौन था? ब्राइड मेड्स एंड ब्राइडल ट्रेन. आसान था. Why was the lady's father disturbed? क्यों disturbed था? Because of the indecent dress.
क्यों उसका फादर जो था वो डिस्टर्ब था? Because she was not dressed as her. वोटिंग करवा ली है, डिले है या इनडिसेंट ड्रेस है? बिकॉज उन्होंने मेंशन किया है कि बिकॉज ही वाज अ टाइम कॉन्शियस फ्रीक, यहाँ पे डिले से मुतल्लिक है। बिकॉज शी वाज लेट, वो इसलिए डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब होना और बात है और गुस्सा करके छोड़ के जाना और बात। यहाँ पे उसने डिस्टर्बेंस का रीजन पूछा, वाई वाज द लेडीज फादर डिस्टर्ब, वो क्यों डिस्टर्ब था? क्योंकि जो नो हर इंडिसेंट ड्रेस की वजह से नहीं था, वो डिस्टर्ब था उसके लेट आने की वजह से, डिस्टर्ब लेट आने की वजह से था। उसने गुस्सा क्यों किया? उसके ड्रेसिंग की वजह से। वो छोड़ के क्यों गया? उसकी ड्रेसिंग की वजह से। लेकिन वो डिस्टर्ब क्यों था? उसके लेट होने की वजह से। What made the lady's father's happiness short lived? कि उसकी जो हैप्पीनेस थी वो शॉर्ट लिव्ड क्यों थी? नो, ये गलत है भाई, मैं 3 दफा बता चुका हूं कि इनडिसेंट क्लोथिंग वाज नॉट द रीजन। क्योंकि वो लेट आई थी, वो टाइम कॉन्शियस आदमी था, इसलिए। What made the lady's father's happiness short lived? तो हर अटायर, उसका लिबास जो था, उसका जो ड्रेस था, उसकी वजह से उसकी जो हैप्पीनेस थी वो क्या थी? शॉर्ट लिव्ड थी। तो हम लिखेंगे द ड्रेसिंग ऑफ द ब्राइड मेड द लेडीज फादर्स हैप्पीनेस शॉर्ट लिव्ड। ठीक है जी, सिर्फ एक लफ्ज ऐड किया, बाकी सारा हमने सवाल में से उठाया, पूरा सेंटेंस लिखा, हमारा आंसर आ गया। फिर कहता है जी, what elusive opinion did the lady have about what her father's reaction to the situation would be? क्या elusive opinion था उसका? नाराज के दिन तो नाराज नहीं होगी। और इसकी सेम वो बात थी, वो जो उसने कहा था ना कि I had the illusion that his hands were tied, hands were tied, ये वाली बात थी। इसको अपने लफ्जों में लिखना है ना, ड्रेसिंग की तो बात ही नहीं है। अगेन ये जो मैंने बात की है ना कि टू दी पॉइंट रहना, उसको इलूसिव ओपिनियन था कि उसके फादर आज कुछ नहीं कर सकता, that he wasn't able to do anything, hands were tied, father cannot do anything, ये वाला इसका आंसर था। ठीक है, और फिर जिस टेंस में सवाल पूछा जाता है उसी टेंस में जवाब दिया जाता है। आप पैराग्राफ के मुताबिक जवाब नहीं देते, बल्कि जिसमें सवाल पूछा गया है उसके मुताबिक आंसर करना है। ऊपर पैराग्राफ में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सवाल में उसने पास्ट इंडेफिनिट में कहा है तो आंसर पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मोस्ट ऑफ द नरेटर्स अंकल्स गो विद देयर ब्रदर? नरेटर के जो अंकल थे वो अपने भाई के साथ क्यों चले गए? जो अंकल्स थे वो अपने भाई के साथ क्यों चले गए? और बिकॉज ऑफ हिज फियर? नो, क्यों चले गए थे उसके अंकल्स? पढ़ते हैं पैराग्राफ में, दोबारा देखो। देखो ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा हमें। माई मदर हु हैड कॉट अप विद हिम वाज बिसाइड हिम व्हाइल एड्रेसिंग मी। माँ जो थी उसकी उसके साथ थी। वाज ट्रांसफिक्स्ड, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकी। शी हैड नोन हर हस्बैंड टू वेल टू ट्राई टू परसुएड हिम अगेंस्ट हिज स्टर्न डिसीजन। उसे पता था इसका कोई फायदा नहीं। इन आवर डिजेक्शन वी बोथ बिगैन टू मेक फ्रेंड दिस frenetic look to get somebody to stand in for my father, but no man was ready to do so. लेकिन कोई भी बंदा ये काम करने को तैयार नहीं था। Some of my uncle had left with my angry father. तो यहाँ पे हमें फादर के साथ क्या लफ्ज मिला है? एंग्री।
तो इन्फरेंशियल क्वेश्चन है, एग्जैक्ट हमें वर्ड नहीं मिला, तो नीचे उसने हमें आगे जो क्वेश्चन पूछा है उसने क्या कहा है कि why did the most of narrators uncle go with their brother? तो they went with their brother because of his anger. एंगर की वजह से गए, क्योंकि एंग्री हमें एक छोटा सा वर्ड मिला था जो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ था फादर नाउन के साथ, तो हमने वहां से ये अंदाजा लगाया कि ये एंगर की वजह से गए हैं। हो सकता है उसका बाप एंग्री ना होता तो वो लोग ना जाते। एंग्री फादर, एंग्री से हमें ये लफ्ज मिला बिकॉज ऑफ द एंगर। इन्फरेंशियल क्वेश्चन होता है जिसका एग्जैक्ट लफ्जों में पैराग्राफ में जिक्र नहीं होता, लेकिन आपने मफहूम में से निकालनी होती है बात। इन्फरेंशियल क्वेश्चन का मजा ये होता है कि इसमें आप थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रिकॉल क्वेश्चन है उसमें आपने टू दी पॉइंट वहीं तक जवाब देना होता है। कहते हैं हाउ डिड द हेड ऑफिशिएटिंग मिनिस्टर रिएक्ट टू द लेडीज इनडिसेंसी। अगेन ये इन्फरेंशियल क्वेश्चन, एफ का आंसर दे रहा है जी फियर्सली। उसने कैसे किया उसको रिस्पॉन्ड? पढ़ो जरा। We had scarcely sat down when the head of the officiating ministers, obviously furious and astonished, stood up. वो क्या था? फ्यूरियस भी था और एस्टोनिश्ड भी था। He ordered us to stand up. उसने हमें कहा खड़े हो जाओ। He then rained fire and brimstones of condemnation on us for our gross indecency. ठीक है, ये हमारे पास ये है। और इसमें फिर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? How did the head officiating minister react to the ladies indecency? नंबर एक, उसने उसके अंदर क्या है, वो जो वर्ड था एग्जैक्ट मुझे फिर भूल गया, अस्टॉनिशमेंट थी उसके अंदर, वो फ्यूरियस था। और नंबर तीन, उसने क्या किया, उनके लिए ऑर्डर जारी किया कि कोई इंसान वाले कपड़े पाओ। ठीक हो गया, तो ये उसका रेपिटेशन थी। यहाँ पे आप इसको डिटेल लिखेंगे। जी क्वेश्चन है, बिकॉज आई थॉट दैट आई हैड वन द डे। बिकॉज ये छोड़ दें इसको, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। गिव अनदर वर्ड एक्सप्रेशन दैट हैज नियरली the same meaning as and can replace each of the following as used in the passage. Again इन लफ्जों के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, आपने डिक्शनरी में से वो मीनिंग निकालने हैं जो इसकी सेंस को वो कर रहे हैं। सबको ये बात समझ आ गई है? दिस इज हाउ कि अक्सर जो CSS में आते हैं क्वेश्चन, उनमें से 5 में से 3 के करीब रिकॉल क्वेश्चन होते हैं, 2 के करीब इन्फरेंशियल होते हैं। तो इन्फरेंशियल क्वेश्चन में आपके पास थोड़ी सी स्पेस होती है कि आप क्या कर सकते हो, अपने अल्फाज को ढाल के थोड़ा सा उसमें आप पॉइंट से हट भी जाओ तो समझ में आ रहा होता है। लेकिन जो रिकॉल क्वेश्चन होता है उसमें याद रखें जिन्ना पूछे उन्ना जवाब देना, अपनी तरफों कोई नॉलेज नहीं पाना, इधर उधर की गल नहीं करनी। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर, जिसे हम कहते हैं, नहीं मेंशन नहीं होगा पेपर में कि ये रिकॉल क्वेश्चन है, ये इन्फरेंशियल है, ये मेंशन नहीं होगा पेपर में। वहां पे सिंपली क्वेश्चंस लिखे होंगे, ये आपकी प्रैक्टिस से होंगे। सो कल का आपका होमवर्क डबल हो गया। आपने CSS 2020 CSS 2020 की प्रेसी भी लिखनी है और उसकी कंप्रीहेंशन भी लिखनी है। कंप्रीहेंशन जब आप लिखेंगे तो सिंपली सिर्फ आंसर्स लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। और कल से प्रेसी भी सिर्फ आप प्रेसी लिखेंगे, पॉइंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, वो पहले दिन मैंने बस चेक करना। क्वेश्चन है सर, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस? अगर आपको पढ़ के एग्जैक्ट आंसर मिल जाए तो वो रिकॉल क्वेश्चन होगा। जहां पे एग्जैक्ट आंसर ना मिले और आपको 2, 3, 4 जुमले पढ़ के उनमें से जवाब निकालना पड़े तो उसे इन्फरेंशियल क्वेश्चन कहेंगे। रिकॉल क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसको बेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है? पहले क्वेश्चन पढ़ना है या पहले पैरा पढ़ना है? अच्छा, मेरा ये तरीका कर रहा है कि मैं
सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ता हूँ, लेकिन उसकी वजह ये है कि मुझे स्टोरियां पढ़ने का शौक है। जो आम कैंडिडेट जो नया है वो उसको पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए ताकि उसके पास क्वेश्चंस हों ज़हन में, और उसके बाद फिर पैराग्राफ पढ़ें। और पैराग्राफ एक नहीं 2 दफा पढ़ें। एक दफा पढ़ें, आपको जो आंसर्स मिल जाए उसको अंडरलाइन कर लें लेड पेंसिल से। जिनके आंसर्स ना मिले फिर देखें कि कौन से पोर्शन के अंदर, किन सेंटेंसेस के अंदर इसका आंसर हो सकता है। तो फिर उस टेक्निक को, उस पोर्शन को आप क्या कर लें, अपने पास लिख लें। फिर उसके बाद देखें कि इसमें से मेरा आंसर क्या निकलता। सो दिस इज हाउ यू। इसने सवाल किया कि आप अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं नहीं फॉलो करता, कम फॉलो करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग 4:30 पे दोबारा क्लास में आएंगे, हम पाकिस्तान स्टडीज पढ़ेंगे। ताकि रिकॉर्डिंग सेव हो जाए।